हाय स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनको उपाय कैसे किए हैं और कैसे उसको रोका जाए, जल प्रदूषण को, इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जल और अन्न के अभाव में मानव जीवन कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना एक पल भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि मानव, पशु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सभी श्वसन क्रिया द्वारा जीवित रहते हैं। ये श्वसन क्रिया केवल वायु की उपस्थिति में ही संभव है, अतः वायु सभी जीवधारियों की प्रथम आवश्यकता है। शुद्ध वायु में विभिन्न प्रकार के पार्टिकुलेट पदार्थ जैसे बाष्प एवं गंध आदि का समावेश एक निश्चित मात्रा में होता है, लेकिन प्रगति के बढ़ने के चरणों में हमारे आसपास इतनी दूषित वायु को इकट्ठा कर दिया है कि शहरी वातावरण में सांस लेना भी दूभर हो गया है। इसके दो मुख्य कारण हैं: मोटर वाहनों का सड़क पर बहुत यातायात से चलना एवं कारखानों द्वारा वातावरण में छोड़ी जा रही विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें। तो देखिए भाई, एक बात समझिए, ये तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आपको कैसे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही है इसे। तो मेरी बात समझें कि वायु प्रदूषण होता है क्या? जब वायु में अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, टॉक्सिक पदार्थ, विषैली गैसें मिल जाती हैं, तो वायु प्रदूषित हो जाती है। होती क्यों है? वाहनों से निकलने वाला धुआं, जैसे वाहनों से जब धुआं निकलता है तो कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये पूछा जाता है बहुविकल्पी में आपका। ठीक है, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, ये गैसें हैं जो कि ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं, डिप्लेशन कर देती हैं ओजोन लेयर का। ठीक है, और भी बहुत सारे, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? ये ब्लड के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है, जिससे श्वसन लेने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये वातावरण को इस प्रकार से हानि पहुंचाती है, जो हरित गृह प्रभाव है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो CO2 के कारण ही होता है मोस्टली। ठीक है, CO क्या होती है? CO बहुत तेज़ी से ब्लड में जाकर रिएक्शन कर लेती है और हीमोग्लोबिन सेल में क्या कणिकाओं से संयोग करके रक्त संचरण को रोक देती है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे शरीर में पक्षघात हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण पक्षघात यानी कि पैरालिसिस हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वातावरण मतलब वायु में मिलकर उसको प्रदूषित कर देती हैं। इसको पढ़ लें आप। ठीक है, इसके धुएं देखो क्या होता है, मोटर के चालन से इसके धुएं में टेट्रा एथिल पदार्थ के साथ साथ सीसा भी निकलता है। टेट्रा एथिल लेड, ये क्यों मिलाया जाता है? टेट्रा एथिल लेड इसलिए मिलाया जाता है ताकि ऑक्टेन, जो विस्फोटन होता है उसमें अपस्फोटन होता है, वो कम हो जाए। तो इसमें क्या मिलाते हैं? टेट्रा एथिल लेड मिलाते हैं, जिससे लेड जब निकलता है तो लेड क्या करता है? बच्चों के मानसिक विकास में तो बाधा डालता ही, साथ ही साथ वृक्कों पर भी हानि पहुंचाता है, मतलब किडनीज पर भी हानि डालता है। कोयले के दहन से इतनी अधिक मात्रा में आर्सेनिक व फ्लोरीन का वातावरण में आना समस्त जीवधारियों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। कोयले से आर्सेनिक निकलता है और फ्लोरीन निकलती है। तो देखिए, एक प्रकार से रिपोर्ट तैयार है बिल्कुल, इसको आपको पढ़ना है। और आप, ठीक है, वायु प्रदूषण के अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो वही है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, डस्ट, स्मोक और अन्य विषैली गैसें का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। देखिए, वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन या अन्य जीवों की जीवन परिस्थितियों तथा हमारी संस्कृति को हानि पहुँचे, यह हमारी प्राकृतिक संपदा नष्ट हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। तो क्यों हो रहा है? देखिए, गांव के लोगों का शहर में आकर बसना, कृषि के प्रति अरुचि, उद्योग धंधों का बढ़ना, वाहन आदि के चालन में वृद्धि होना, ज्वलनशील ईंधनों का अत्यधिक प्रयोग होना, जंगलों की कटाई, खाली स्थानों पर मकानों का निर्माण, जनसंख्या में वृद्धि आदि सब वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। तो आप, ये ऐसे टॉपिक हैं कि आप इनको कहीं से भी पढ़ सकते हैं, नेट से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक्स अगर नहीं है आपके पास तो वहाँ से भी आप, जैसे एयर प्रदूषण डालेंगे, एयर पोल्यूशन डालेंगे तो वहाँ से बहुत सारे
लेख निकल कर आ जाएंगे वायु प्रदूषण पर, उनको आप पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, कैसे कहाँ से कैसे बढ़ जाता है जनसंख्या। सबसे देखो, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण यही है कि वातावरण में जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण बढ़ेगा। वायु में प्रभावित चिमनियों से निकले धुएं के कारण धूल के कण आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, जिससे मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के अतिरिक्त अगर अन्य कोई गैस में वृद्धि कर दी जाए तो सजीवों के लिए ये घातक सिद्ध होगी। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो ये गैसें निकलती हैं, गैसें बढ़ रही हैं हमारे वातावरण में। कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2, डस्ट, स्मोक। तो SO2 और NO2 के द्वारा क्या होती है, एसिडिक रेन होती है, और एसिड रेन क्या करती है, अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं, वो क्या करती है, इमारतों को नष्ट करती है। स्मोक व ठोस पदार्थों के सूक्ष्म कण तथा विषैले कार्बनिक पदार्थ वायुमंडल में मिलकर वायु प्रदूषण कर रहे हैं। ये पदार्थ केवल मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु जीव जंतु एवं वनस्पतियों के लिए भी हानिकारक होते हैं। ठीक है, डस्ट स्मोक क्या करता है, ये फॉग बनाता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाता है स्मोक के साथ तो फॉग बनाता है। वो स्मॉग बोलते हैं उसको, स्मोक नहीं स्मॉग, जी आ जाएगा, जी स्मोक। वो क्या करता है, आँखों में जलन पैदा करता है, आँखों को ख़राब करता है। ठीक है, देखिए क्या है, प्रायः पाया गया है कि कारखानों व फैक्ट्रीज के आसपास पेड़ पौधे पनपने नहीं पाते और शीघ्र मर जाते हैं। तो कारखानों व बिजली घरों की चिमनियों से निकलने वाले SO2 से श्वसन पथ में रोग व खराश की बीमारी हो जाती है। ये फेफड़ों के ऊतकों को क्षति पहुंचाती है, साथ साथ प्रदूषित वातावरण से TB व कैंसर जैसे भयानक रोग भी लग जाते हैं। थर्मल पावर प्लांट, औद्योगिक इकाइयों और अन्य दूसरे स्रोतों से NOx, SOx यानी कि इसके नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड प्रतिदिन वातावरण में आमुक्त होने से वातावरण की नमी से मिलकर ये तत्व सीधे ही या अप्रत्यक्ष रूप से सभी सजीवों को प्रभावित करता है। वातावरण की नमी से H2SO3, H2SO4 व HNO3 बनता है, जिसका pH मान 5.6 से कम होता है तो एसिड रेन बन जाती है। उस समय हो रही वर्षा साधारण न रहकर अम्लीय होती है, जो पेड़ पौधों, जीवधारियों एवं पदार्थों को बुरी तरह से प्रभावित करती है। वैसे एसिड रेन के लिए SOx 70% व NOx 30% जिम्मेदार है। केचु, जिन्हें फार्मर्स फ्रेंड्स कहा जाता है, इस एसिड रेन से मर जाते हैं, जो कृषि पर बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे आगरा का ताजमहल, मथुरा में स्थित रिफाइनरी के उत्सर्जन से ताजमहल की कांति एवं चमक नष्ट होती जा रही है एवं ताजमहल का क्षरण होता जा रहा है। 500 झीलें कनाडा, USA की, स्वीडन की डेड हो चुकी हैं। ये देखिए, आपको ये रिपोर्ट पढ़ने की है और डाटा कलेक्ट करने का है ये। तथा 10,000 झीलें फिशलेस हो चुकी हैं, मतलब वहाँ मछलियाँ हैं ही नहीं 10,000 झीलों में। अगर एसिड रेन अनवरत रही एवं इसके रोकथाम के कारगर उपाय नहीं अपनाए गए तो 2015 तक 60,000 कनाडा की झीलें तथा 30% वेस्ट जर्मनी की जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसके नियंत्रण हेतु SOx व NOx के उत्सर्जन को रोकना होगा तथा नियंत्रण के उपकरण का इस्तेमाल करना और कठोर नियम कानून बनाने होंगे एवं उन्हें लागू करना होगा। अम्लीय माध्यम के लिए लाइम का प्रयोग किया जाना संभव होगा, परंतु अव्यवहारिक होगा, साथ ही कॉस्टली अफेयर होगा। एसिड रेन को रोकने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी नियंत्रित करना होगा। एसिड रेन औद्योगिक प्रबल क्षेत्रों में बहुतायत से है। विकसित देशों में इसका प्रकोप काफ़ी दिख पड़ता है, परंतु विकासशील देश भी धीरे धीरे इसकी चपेट में हैं। इस एसिड रेनफॉल हेतु सतर्क एवं सजग रहना होगा एवं इसकी रोकथाम हेतु स्तरीकृत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना होगा। अनेक रोगों का जन्मदायक एसिड रेन को पनपने से रोकना आज की आवश्यकता है, अतः पर्यावरण में वायु प्रदूषण कर रहे स्रोतों पर अंकुश लगाना जरूरी है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कौन कौन से उपाय हैं जिससे आप वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं? तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपाय यही है कि आप पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएं। घरों में धुआं रहित ईंधनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। लकड़ी का कोयला आदि के स्थान पर हीटर, कुकिंग गैस आदि का प्रयोग करना। स्वचालित वाहनों से उत्पन्न स्मोक की वैक्यूम ट्यूब पर स्क्रीन तथा बर्नर लगाया जाना। डीजल ईंधन से संयोजी पदार्थों को मिलाकर तथा पेट्रोल से लेड व सल्फर को निकालकर प्रयोग करना। तो लेड वाला तो अब बंद कर दिया वैसे। वाहनों के IC इंजन की संरचना
में निर्माताओं को कुछ ऐसे सुधार करने चाहिए ताकि फ्यूल का पूर्ण दहन हो तथा प्रदूषण पदार्थ कम मात्रा में उत्पन्न हो। यानी कि आप अगर ऐसे ईंधन बनाते हैं तो ऐसे इंजन बनाते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्यूल को वन कर देते हैं, तो अब धुआं कम उत्पन्न होगा। तो स्वचालित वाहनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषक पदार्थों उनकी कार्यहीनता, त्वरण एवं मंदन पर निर्भर करता है, अतः इसका सबसे समुचित नियंत्रण किया जाना चाहिए। अत्यधिक प्रदूषणकारी पुराने वाहनों को मार्गों पर चलने पर पूर्ण पाबंदी कर देनी चाहिए। अधिक स्मॉग निश्चित से अधिक देने वाले वाहनों को कानूनी नियम के अंतर्गत चालन बंद कर देना होगा, अन्यथा दंड का प्रावधान सख्ती से लागू किया जाए। कोयले चलित इंजनों के स्थान पर विद्युत चलित इंजनों का प्रयोग में लाया जाए। कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई समुचित की जाए ताकि प्रदूषक गैसें आसपास के स्थानों को कम प्रदूषित कर सकें। चिमनियों में स्थिर विद्युत अवक्षेप के प्रयोग द्वारा गैसों से प्रदूषक पदार्थों को अलग करना होगा। ठीक है, तो ये रोकथाम है। और भी आगे देखिए, ये वही है, उद्योगों में कम प्रदूषणकारी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। विद्युत उत्पादन के साधनों की सीमितता को देखते हुए सौर ऊर्जा एवं जलीय ऊर्जा जैसे विकल्पों को साकार करने के प्रयासों को सफल बनाना होगा। विद्युत शक्ति के उत्पादन के साधन चूँकि सीमित हैं, अतः सौर ऊर्जा के उपयोग में लाए जाने हेतु उच्च स्तर पर अन्वेषण कार्य करने का प्रयास किए जाएँ। CNG अथवा प्राकृतिक गैस को उपयोगी बनाते हुए वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। विद्युत बैटरियों को वाहनों में स्थापित कर विद्युत ऊर्जा को ईंधन की तरह प्रयोग करने की तकनीकी वाहनों में विकसित कर प्रचलन में लाना चाहिए। ये आपके टॉपिक्स हैं, आप मतलब ये पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा आप मतलब वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वृक्षों का लगाना, उनका संवर्धन करना एवं वनों और जंगलों का कटाव रोकना। एक सर्वे के अनुसार वृक्ष की आयु लगभग 50 वर्ष भी मान ली जाए तो ऑक्सीजन उत्पादन, जानवरों के लिए चारा, मृदा कटाव, उपजाऊपन, जलीय चक्र, ताप नियंत्रण, आर्द्रता नियंत्रण, जानवरों एवं पक्षियों के लिए शरण स्थल और ग्रीन हाउस प्रभाव नियंत्रण आदि से लगभग 15 लाख रुपए का लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वो अपने जीवन काल में 15 लाख रुपए आपको दे जाएगा एक वृक्ष। जन जन तक वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी पहुंचाना एवं उनसे वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सहयोग करने की अपील करना एवं उन्हें संबंधित शिक्षा से अवगत कराना जरूरी है। तो ये उपाय हैं जिनसे आप प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठोस व्यर्थ प्रदूषण, सॉलिड वास्ट पॉल्यूशन। तो सॉलिड वास्ट वह बेकार पदार्थ है जो मनुष्य द्वारा स्वयं विभिन्न क्रियाओं में उपयोग कर उन्हें बेकार अवांछित समझकर फेंक देते हैं। इससे कृषि, औद्योगिक व खनन आदि का ठोस व्यर्थ पदार्थ भी होता है। इन व्यर्थ पदार्थों की मात्रा एक शहर से दूसरे शहर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। ये उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, मौसम, सामाजिक रहन सहन व आर्थिक दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ठोस व्यर्थ पदार्थ क्या होता है, ध्यान से पढ़ लें। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो ठोस व्यर्थ पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जो होती है, ठोसी तो होती है, वो प्रदूषण सबसे ज़्यादा करती है। ठीक है, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, कप्स होते हैं, रैपर्स होते हैं, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा कैंस होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ठोस होती हैं। और भूमि में दबने पर भी प्लास्टिक तो एक ऐसा पदार्थ है कि जो वातावरण को हर तरीके से प्रदूषित करता ही करता है। ठोस व्यर्थ प्रदूषण में वर्तमान में प्लास्टिक का उपयोग अत्यधिक हो रहा है, जिसके कैरी बैग्स, टॉयज़, कैप्स, रैपर्स व कैंस आदि उनके उत्पादन प्रचलन में है, जिनका अपघटन आसानी से नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक आसानी से अपघटित नहीं होती। ठीक है, ये मिट्टी के अंदर जाती है तो सॉइल पॉल्यूशन करती है। ठीक, और कई सालों तक ये पड़ी रहती है, तो नष्ट नहीं होती आसानी से। पन्नी आदि को जानवर भी खा जाते हैं। ठीक है, इन बहुत अत्यधिक प्लास्टिक वास्तव में एक अत्यंत जटिल पदार्थ है, जिसका इसका निर्माण कैसे होता है, C2H6, विनाइल क्लोराइड, स्टाइरिन, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया, एसिटिलीन व बेंजीन आदि से होता है। देखिए, इनसे आप पढ़ लें। ठीक है,
ठोस व्यर्थ में वैसे तो सामान्यतः कांच, धातु, अधातु, कोयला, राख, रेत, रबड़, हड्डियाँ, टायर, लकड़ी, पत्तियाँ, टहनियाँ, कपड़ा, चमड़ा, कागज़, प्लास्टिक, फलों, सब्जियाँ का व्यर्थ और टिन वगैरह पाए जाते हैं, परंतु इसके अवयवों की मात्राएं स्रोत पर निर्भर करती हैं। बहुत सारा वेस्ट होता है, सब जितना भी सॉलिड है वो वेस्ट, जो हमारा बेकार का काम होता है, बेकार पदार्थ होता है वो सॉलिड वेस्ट सॉलिड कहलाता है। ठीक है, ये सब आप पढ़ लें, रिपोर्ट है। क्या कह रहा है? एक अनुमान के अनुसार नगर पालिका ठोस व्यर्थ पदव्यर्थ जिसके अंतर्गत लगभग समान प्रकृति के अवयव घरों, कार्यालय, संस्थानों, बाजारों तथा छोटे व्यावसायिक कारक आते हैं, जैसे 2.75 kg से 4.4 kg पर डे प्रति व्यक्ति उच्च आय वाले देशों में तथा 0.5 kg पर डे कैपिटा निम्न आय वाले देशों से पैदा होता है। मतलब ये ठोस आधा किलो निम्न देश वाले आय वाले देश हैं और 4.4 kg तक हाई, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे एक व्यक्ति इतना कचरा उत्पन्न करता है। भारत में 200 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन छोटे शहरों में तथा 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बड़े शहरों में ठोस व्यर्थ पैदा होता है। ठीक है, इसे पढ़ लेंगे आप। विकसित किया जाता है ना। इसमें देखिए क्या है, घरेलू व्यर्थ, सीवरेज, रसोई व्यर्थ, कूड़ा करकट, अन्य। ये देखिए घरेलू व्यर्थ है। औद्योगिक व्यर्थ में क्या क्या है? ठोस व्यर्थ, खनन, भवन व्यर्थ, द्रव्य व्यर्थ, गैसीय पदार्थ, अमोनिया, H2O, NO3, ये सब उसका आ जाएगा। सॉलिड वेस्ट मटेरियल, कचरा, तुच्छ पदार्थ, रोग स्वास्थ्य व्यर्थ। औद्योगिक व्यर्थ, कृषि व्यर्थ, इसमें मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पेपर, वुड, रबर, लेदर, मेटल्स, ग्लास, सेरेमिक। मृत जानवर आ जाएंगे, मल मूत्र आ जाएगा, केमिकल्स, पेंट, सैंड इसमें आ जाएगा। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट, स्लेज, ETC। मैन्यूर फ्रॉम डंग एंड क्रॉप वास्ट। ठोस व्यर्थ के लिए हो गया कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स में क्या होता है? इंसेक्टिसाइड हो गए, केमिकल्स यूज टू सपर्स अनवांटेड इंसेक्ट्स। फंगिसाइड्स, केमिकल्स यूज टू किल फंगी। हर्बिसाइड्स, केमिकल्स यूज टू सप्रेस अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, रोडेंटिसाइड्स, केमिकल्स यूज टू अगेंस्ट रोडेंट्स सच एज माइस एंड रैट्स, ETC। इनको मारने के काम में आने वाला पेस्टिसाइड होता है। ये सब पेस्टिसाइड्स के क्या हैं? फैक्टर्स, मतलब पेस्टिसाइड्स के अलग अलग मेडिसिन है जो किल करती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।